मेंस की अगर बात करें तो थोड़ा सा ऑप्शनल पेपर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जीएस का जो पेपर है मेंस में, पेपर फर्स्ट, वो उसमें आपका लगभग 4 से 5 सेक्शन हिस्ट्री कवर करता है। कौन कौन सा? एक तो उसमें है आपका आधुनिक भारत। हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 1 का, फिर हम लोग फिर मेन स्ट्रीम में चले आएंगे जैसे वो हम बात कर रहे थे। अगर हम जीएस पेपर की बात करें जिसका ऑप्शनल पेपर नहीं है हिस्ट्री, तो उसमें आपको 5 सेगमेंट मिलता है हिस्ट्री से हेल्प। पहला है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत कर रहे हो इसका मतलब ये है कि 1757 से लेकर के 1947 तक ये एरिया, ये पीटी में भी है और मेंस में भी है। दूसरा इसी में एरिया आता है पोस्ट मॉडर्न एरा, या आप कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन है या स्वतंत्रता के बाद का जो स्थिति है। तो स्वतंत्रता के उपरांत ये सामान्यतः हमको लगता है कि आप लोगों को शायद 2080 तक 2000 ईस्वी तक रख दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा एक पॉलिटिकल चेंज आपको नहीं दिखेगा। सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, नैम, इस तरह के जो चेंज हुआ है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए हैं, उस पर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं स्वतंत्रता के उपरांत, जिससे आपको हिस्ट्री से मदद मिलने वाला है। तीसरा है कल्चर का एरिया, संस्कृति। अब इससे आपको विशाल मदद मिलने वाला है इतिहास में, जो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री को समाहित करता है। ठीक है, जिसमें भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर का उल्लेख किया गया है। भारतीय कल्चर में जितने भी कल्चरल प्रैक्टिस है वो सब के सब उसमें शामिल है। एक और एरिया है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व का इतिहास। अब ये भी आपको इतिहास ऑप्शनल से मदद मिलेगा। यानी पेपर फर्स्ट, अगर इसी तरह एक और एरिया है भारतीय समाज, ये भी आपको मदद करेगा इतिहास, क्योंकि समाज, सोसाइटी की जब भी आप बात करेंगे तो आपको वैदिक कल्चर से ही सोचना पड़ेगा, वैदिक सोसाइटी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अभी तक से समाज जिस मुकाम पे, जिस जगह पे खड़ा है, वो सब के सब का मूल वैदिक सोसाइटी ही है। वो आज भी चल ही रहा है, आपको पता ही। तो जीएस में आपको ये एरिया है जहां से मेंस की बात कर रहे हैं, और पीटी का तो कोई माई बाप है नहीं, उसका कोई स्पष्ट या क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। तो पूरा के पूरा भारतीय इतिहास से सवाल बनते हैं, लेकिन उसमें भी एक दायरा है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को देखेंगे यूपीएससी का, तो अक्सर लोग बोलते हैं या अपने तरीके से अपने स्तर पर बताने की कोशिश करते हैं कि इतने सवाल हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप मान करके चलो कि हर एक साल मिनिमम या एवरेज 20 क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। अब 20 क्वेश्चन में आप वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दो, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और उसमें भी विशेष करके मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद एंशिएंट से, देन मिडाइवल से। तो आप मान करके चलो कि 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हर एक इतिहास के हर एक पाठ्यक्रम से या हर एक कालखंड से पूछे जाएंगे। मायने रखता है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। अब इसलिए हम लोग इसका एक सिंपल या बेसिक देखते हुए चलेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हुए चल रहा है। लेकिन जो ऑप्शनल जिनका हिस्ट्री है, तो उनको थोड़ा सा अपना सब कुछ, सारा एरिया कवर करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले के साथ ये बड़ी अच्छा फायदा है, आप
देख सकते हैं, बहुत फायदा मिलने वाला है। और हिस्ट्री ऐसे भी आपका सारा पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। तो ये हुआ जीएस पेपर 1 का। जो हम लोग मेंस का जब बात करेंगे, सिलेबस थोड़ा सा डिस्क्लोज करेंगे तब। अभी का जो हम लोग का सेशन चल रहा है सिलेबस का, वो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले पे था, इसीलिए हम शायद भूल गए थे आप लोग को डिस्क्लोज करना, तो सोचे आज डिस्क्लोज कर दें। तो कोशिश करेंगे हम कि बीच में ही बताते चले कि यहाँ पे जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑप्शनल वालों के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताते चलेंगे कि ये पीटी के लिए जरूरी है। समझ में आया मेरी बात? जब हम जीएस पे डिस्कस करेंगे, जीएस का सिलेबस पे, तो ये सब फिर से आएगा, उस समय हम लोग देखेंगे। श्रेया दो है क्या कि एक ही श्रेया है? 2 बार एडमिट श्रेया। हाँ, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। लगता है अभी ही आप लोग सो करके उठ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। समझ में आया मेरी बात, हम क्या करना चाह रहे हैं? तो अब हम लोग बात करते हैं जो पिछले क्लास में, जहां पे हम आप लोग को छोड़ करके गए थे। पिछले क्लास में कहां पे छोड़ करके गए थे? अच्छा, ठीक है, ठीक है, मतलब मगध के बारे में हम समझ चुके थे। मगध का जो एरिया है, हाँ, मगध का जो एरिया है आप लोग का मेंस के लिए, ऑप्शनल पेपर वालों के लिए एंशिएंट में अच्छा एरिया है, वहां से सवाल पूछे जाएंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। अब आते हैं मौर्य इंपायर या मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पे पीटी में कोई भी सवाल, एक सिंपल सवाल पूछा ही जाता है मौर्य साम्राज्य, क्योंकि मौर्यन इंपायर एक ऐसा इंपायर है जहां से ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, सोशल इंटीग्रेशन, या आप कह सकते हैं कि जो एकता, अखंडता, भाईचारा जो आपके संविधान में प्रियम्बल में है, वो सब कुछ यहाँ से शुरू हो जाता है। संप्रभुता, सेकुलरिज्म, ये सब कुछ, सोशलिज्म, ये सब कुछ आपको मौर्यन पीरियड से दिखने लगता है। और ये सब कुछ अशोक के समय आते आते विशेष करके चरम पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर पतन भी होने लगता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक होना चाहिए हम लोग का सिलेबस में, वो है मौर्यन इंपायर या मौर्य साम्राज्य पे। अभी तक से आप जितना भी देखें उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य, मौर्य इंपायर। यहां से कई एस्पेक्ट है जिसपे आपको डिस्कस करना है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से सोर्स या स्रोत, इसके जानकारी का जो स्रोत है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं पर आपको इंस्क्रिप्शन मिलना शुरू हो जाता है। स्रोत में क्या क्या देखना है? एक तो अभिलेख, शायद कोई एक दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। दूसरा, ये अभिलेख कहां कहां से पाए गए हैं और इसका मैसेज क्या है। तो अभिलेख, इसका डिस्ट्रीब्यूशन या साइट, क्षेत्र, और इसका जो संदेश है इन अभिलेखों का, वो संदेश, ये अपने आप में मेंस का भी सवाल है, जिनका ऑप्शनल पेपर है मेंस का। और जो जीएस का पेपर है, इंस्क्रिप्शन अपने आप में एक आर्ट है। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन अपने आप में एक आर्ट भी है। तो अभिलेख से सवाल मेंस में भी पूछा जा सकता है, जीएस का कल्चरल एरिया में, और पीटी में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे कौन सा अभिलेख है, इसका इसमें क्या मैसेज है। ये दूसरा, इसी यहीं से अब लिटरल सोर्स भी मिलना शुरू हो जाता है, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत, दूसरा महत्वपूर्ण एरिया है साहित्यिक स्रोत। ये आपके लिए, अब विशेष करके इस समय सबसे महत्वपूर्ण साहित्य इस समय का जो है वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ये भी कल्चर का हिस्सा है, अर्थशास्त्र। किसी पुस्तक के बारे में जानिए चाहे नहीं जानिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, इन सब के बारे में आपको जान करके रखना है। मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति में क्या क्या आता है? भाषा, साहित्य, विज्ञान, धर्म, कला। कला में तीनों चारों रूप, नृत्य, संगीत, स्थापत्य, ये सारे के सारे आर्ट के चारों पैटर्न। वाद्य यंत्र, बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम बोल रहे हैं। कहाँ से बोले बताओ? हाँ, हमने बोला कि कल्चर में क्या क्या शामिल है, कल्चर का कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है या कल्चर का कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है। तो लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलीजन, आर्ट, आर्ट का चारों फॉर्म, डांसिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर और इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब के सब आर्ट में शामिल है। तो जैसे ही आप कल्चर की बात करते हैं, ये सब कुछ आपको मौर्यन पीरियड में भी देखना होगा। अब यहीं से आपका कल्चर का शुरुआत यहाँ से नहीं, आपको हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस देना है, क्योंकि यहाँ कल्चर जो है पूरी तरह से लोकप्रिय हो जाता है, फेमस हो जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक दीजिएगा। अब देखो, तैयारी का एक बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है, बच्चा लोग आप लोग को बता देते हैं। जैसे कुछ लड़के हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ लिख करके भेजते हैं, अच्छा लगता है। हम पढ़ें या ना पढ़ें, हमको जब मन करेगा तब पढ़ लेंगे। हालांकि हम पढ़ ही लेते हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं, जब खाली रहते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। तैयारी का बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आपको जब जो मन करे थोड़ा सा पढ़ो और उसको अपने से लिखो। आपको सिर्फ पीटी के मन ध्यान में रख करके तैयारी नहीं करना है। जब तक से आप मेंस फोकस्ड होकर के तैयारी नहीं करोगे तो आपका पीटी भी कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि आधी चीजें तो आप मेंस में ही सीख लेते हो जो आपको पीटी में काम आता है। तो छोटी छोटी चीजें जो भी आप पढ़िए, जैसे आज आप कुछ भी पढ़े, आज आपका मूड हुआ इकोनॉमिक्स पढ़ने का या आईआर पढ़ने का या डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने का, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने का, कुछ भी पढ़ने का मन किया, आप टॉपिक उठाइए। लेकिन थोड़ा सा और मजा तब आएगा जब हम लोग पूरा सिलेबस पे डिस्कस कर लेंगे, तब आप लोग का और ज्यादा दिमाग खुल जाएगा। अभी आप लोग को समझ में आया? अभी तक से हम लोग शायद 2 सेशन लिए हैं सिलेबस पे। समझ में आ रहा सिलेबस कितना जरूरी है पढ़ना? हाँ, तो सिलेबस जब जान जाओगे, सिलेबस को पढ़ लोगे, देन आप क्या करोगे कि जो जो हम बात सिलेबस में किए हैं उसको उठाओगे, उसको पढ़ोगे और जोड़ोगे। जिस समय की घटना है उस समय को अभी से जोड़ोगे, तब जाकर के आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पेन नहीं रुकेगा बच्चा लोग। तथ्य थोड़ा कम भी रहेगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा। फैक्ट अगर कम भी रहे देन वो एडजस्टेबल है, आप लिख लोगे। जहां कुछ नहीं याद था वहां कुछ लिख करके कुछ नंबर हासिल कर लोगे। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है और आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी जोड़ घटाव करके कुछ ना कुछ लिख दोगे और एग्जामिनर आपको मजबूरन 4-5 नंबर दे ही देगा, 4 नंबर। तो ये स्किल तब आएगा जब आप थोड़ा थोड़ा हर दिन लिखना शुरू कीजिए। आप एकदम फिक्स रखिए कि हमको 2 घंटा या 1 घंटा
आंसर राइटिंग करना है। कोई सर नहीं, गुड मॉर्निंग, कोई सर ये नहीं कहेंगे कि आप आज से लिखो कल से लिखो। सर के भरोसे मत रहो आप लोग, सर कहेंगे या बताएंगे तभी लिखेंगे। आप अपने से लिखना शुरू तो करो। उसमें जो मिस्टेक होगा हम किसी दिन बताएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप ऐसे देख सकते हैं कि आंसर राइटिंग होता क्या है, सिर्फ वही है। लेकिन कैसे किया जाता है आंसर राइटिंग, वो दूसरा कड़ी हम जब बताएंगे तो उस दिन आपको पता चलेगा। तो ये चीज आप शुरू से ही रखिए, इसका किसी के भरोसे मत रहिए कि जब बताएंगे जब होगा। ये आपका प्रैक्टिस का हिस्सा है। जैसे आप पीटी की तैयारी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, टीवी डिबेट सुन रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उसी तरह से 1 घंटा आपको लिखना है। और ये काम सबसे अच्छा समय होता है सुबह में। जब आप सुबह सुबह उठिए तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि कल रात को जो आप पढ़े थे उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। आप करके देखिए 1 महीना, आपको कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये नहीं, मेरे चैनल पे हम दूसरे का क्या बात करें, हम तो दूसरे का जानते भी नहीं है ना। हमको अपने से जानने से फुर्सत नहीं है अभी तक से। अभी अपने आप को ही जान रहे हैं, दूसरे को हम कहाँ से जानेंगे। अपनी बात कर रहे हैं हम। आप वहां पर देख सकते हैं, एक वीडियो है, ज्यादा देर का नहीं है, शायद 30 या 35 मिनट का होगा। वो एक्चुअली में किसी क्लास में, जब हम लोग को मन नहीं करता है किसी क्लास में सिलेबस पे बात करने का, तो कुछ उधर से डिमांड हो जाता है, तो उसी दौरान बातचीत हो जाता है। तो वो अलग इशू है कि आप पूरा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिला है उसमें क्या है आंसर राइटिंग वो हम बताए हैं, कैसे है वो अभी नहीं बताए हैं। वो नेक्स्ट कड़ी में हम लोग किसी दिन बात करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक कॉमन प्रैक्टिस में आप लोग शामिल रखिए। वेट मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए। जैसे कुछ लोग हैं जो आंसर राइटिंग करके भेजते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम नहीं देखते हैं या कुछ नहीं का, हमको जब मन करेगा देख लेंगे, लेकिन हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं उसी समय अनुमान लगा लेते हैं कि इसको क्या बोलना है या क्या समझाना है। लेकिन जो भी है वो लिख तो रहा है, कहीं से भी पढ़ के सुन के लिख तो रहा है, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप में। तो ये कल्चर मौर्यन पीरियड का सबसे पहला एरिया है। सोर्स, और सोर्स में दोनों इंस्क्रिप्शनल और लिटरल, या साहित्यिक और अभिलेखीय स्रोत। और मेंस का भी एरिया और पीटी का भी एरिया है। मेंस में कल्चर का पार्ट और पीटी में भी कल्चर का पार्ट। दूसरा जो मौर्यन एम्पायर में है, ये है ऑप्शनल पेपर और पीटी दोनों के लिए है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्य, मौर्यों की राजनीतिक इतिहास, मौर्यों की राजनीतिक इतिहास। यहां पे पॉलिटिक्स विथ डिप्लोमेसी शुरू हो जाता है। राजनीति कूटनीति के साथ यहीं से आपको दिखाई देता है। और भारत ही नहीं, दुनिया का अगर कहा जाए, दुनिया का जो पॉलिटिकल चार्ली टुडू आप इतना लेट से क्यों आए चार्ली? तो मौर्यों की राजनीतिक इतिहास पे बात करना है आपको। अब मौर्यों के राजनीतिक इतिहास की हमने बात की, तो हमने बोला कि पॉलिटिक्स विथ डिप्लोमेसी यहां से शुरू हो जाता है, कूटनीति के साथ। और दुनिया को राजनीति का विधा देने वाला चाणक्य महोदय यहीं पे है। राजनीति क्या होता है, सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाता है, समाज का भला करने के लिए, समाज के कल्याण करने के लिए, इसकी प्रेरणा आपको चाणक्य से लेना चाहिए, जो एक शिक्षक हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और राष्ट्र पे संकट आने पर कैसे अपने शिक्षक की भूमिका से बाहर निकल करके राजनीतिक के रूप में पहल शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है। तो ये राजनीति में आपको मौर्यन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखना है, विशेष करके चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, इसमें 3 लोगों को विशेष ध्यान में रखना है।
चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अशोक तो खैर सम्राट बन जाता है, अशोक सम्राट। और जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आज देख रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट, जो अक्सर आप कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन से निकल करके आया है, सब बकवास चीज है, यहीं से शुरू हो जाता है। इस समय के अशोक जो है पूरे भारत के इतिहास का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल सब का एक स्टैंडर्ड सेट करके ही जाता है, और वही स्टैंडर्ड आने वाली पीढ़ी फॉलो करती है। यानी कि ये एक ऐसा कालखंड है भारतीय इतिहास में जो आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की दिशा तय करके जाता है कि भारत को किस दिशा में चलना है। आज भी देखिए, भले ही हम लोग इसको भूल गए हैं, इनको भूल गए हैं, नहीं तो आज भी इनके जो चिन्ह है, आज हम इनके चिन्हों को, आपको पता ही है कि अशोक स्तंभ पर जो चिन्ह है आज वो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है ना। आज हम जिस ग्रैंड ट्रंक रोड, आज हम जो बड़े बड़े हाईवे पे चलते हैं, उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, ये सब इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। आज हम जो ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं या वाटर सब इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन या कृत्रिम सिंचाई की जो व्यवस्था की बात करते हैं, ये सब इन्होंने ही शुरू किया है। बहुत कुछ इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। वेलफेयर के काम, सड़क बनवाना, उसके किनारे प्याऊ का निर्माण कराना, हॉस्पिटल बनाना, सराय बनाना, रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस का लीजिए, इस तरह का जो इनिशिएटिव है सब इन्होंने लिए हैं। आज दुनिया का एक ऐसा मॉडल पेश किया गया जो आज से हजारों सालों तक, उसके बाद से हजारों सालों तक प्रासंगिक है। आज भी हर एक राज्य कोशिश करती है कि इसी स्टैंडर्ड की सेवाएं जनता को या नागरिकों को दी जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। मेंस में तो ये जरूरी है, जिसका ऑप्शनल पेपर है, और जीएस वालों के लिए यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता है। कल्चर वाला एरिया पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अशोक के समय का एक बहुत अच्छा चीज है, अशोक का धम्म। संस्कृति में अशोक में ही कुछ और चीजों को हमको देख लेना है, विशेष करके धम्म। क्या था धम्म, पता है? धम्म धम्म नीति था, ठीक है। और कोई बता सकता है क्या है धम्म? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि धम्म नीति था, उसका उल्लेख चौथे अभिलेख में था। हमने पूछा कि क्या था, व्हाट वाज द धम्म, व्हाट वाज धम्म क्या था? किसी को कुछ पता है? आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास हुआ है? ठीक है, ये ठीक है। आप उसके संदेशों की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या था। हमने पूछा धम्म क्या है। ठीक है, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है, पीड़ादायक बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। धम्म ये सब कुछ भी नहीं था। धम्म एक आचार संहिता था, कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोई धर्म नहीं था, ये कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं था,
जो किसी रिलीजियस इन्फ्लुएंस से था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आचार संहिता था। जैसे हम लोग कोड की बात करते हैं ना, तो एक तरह से समझ लो कि ये एक नैतिक सिद्धांत था जो जनता से अपेक्षा की जाती थी कि उसी अनुसार आचरण करें। अच्छा, ये वर्ड नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये आचार संहिता था। आज भी हम आचार संहिता की, नैतिक संहिता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता की दुहाई देकर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन पता नहीं किसको किसको सत्ता से हटाने की बात करते हैं। नैतिकता हर एक धर्म का एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेफ वॉल होता है या सीमा होता है। नैतिकता हर एक धर्म का, हर एक समाज का एक सीमा होता है। आप उसको पार करेंगे देन उस सेफ गार्ड से बाहर हो जाएंगे। समाज का भी सीमा एक नैतिकता होता है, एक आचार संहिता होता है। आप अगर उसको पार करेंगे देन आप समाज से बाहर हो जाएंगे, आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। धर्म का जो नैतिकता है या आचार संहिता है, अगर उसको पार करेंगे देन धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन में भी हर एक चीज में होता है एक आचार संहिता। मैंने बताया था सर, हाँ ठीक है, अच्छा है। तो वो एक सीमा बनाता है। अगर उस सीमा को आप क्रॉस करेंगे देन आप उस एक्टिविटी से, उस ग्रुप से, उस सोसाइटी से, उस प्रैक्टिस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो धम्म भी एक आचार संहिता था, आचरण संहिता था। लोगों से अशोक यह आशा करता था कि आप इसी अनुसार बिहेव कीजिए। क्यों करता था? क्या वो भिक्षुक बन गया था, मॉन्क बन गया था? क्या वो महात्मा बुद्ध बनना चाहता था या कोई और संत बनना चाहता था? पता चलेगा नहीं। वो पॉलिटिशियन था, उसको चाहिए था अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड हार्मोनी, ये चाहिए था उसको। विद्रोह नहीं चाहिए था, रिवोल्ट ना हो, रिएक्शन ना हो। तो इसके लिए इसने आचरण संहिता समाज में लोगों पर ठोक दिया कि बाबू लोग ऐसे ऐसे रहो तब जीवन अच्छा गुजरेगा, नहीं तो हम तो है ही हैं, 1.5 लाख लोग को मार करके आए हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर आ जाएंगे। कोई बुद्ध सन्यासी नहीं बन गया था अशोक। ये निरंकुश लोक कल्याणकारी राज्य का विश्व के इतिहास का पहला एग्जाम्पल है, जो बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि कई ऐसे शासक हुए जो इसी तरह से शासन शुरू किए। निरंकुश लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि डिक्टेटर भी है और प्रजावत्सल भी है। इसका एग्जाम्पल अशोक सेट करता है। धम्म ये था, बाकी कुछ नहीं था धम्म। हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग मेन धम्म पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि देखो सोशल मैसेज क्या है, कल्चरल मैसेज क्या है, इकोनॉमिकल मैसेज क्या है, सबका अलग अलग मैसेज है। उसके माध्यम से समाज को, देश को, प्रजा को शांति से रहने की सलाह दे रहा है। उथल पुथल मत करो, बगावत मत करो, कॉन्स्पिरेसी मत करो, दूसरे दुश्मन लोगों के साथ मिलो जुलो मत। ये चीज बाद में कौन करता है? अकबर भी करता है। किसके माध्यम से? दीन इलाही, तौहीद इलाही, सुलह कुल, यही चीज वो भी करता है। और आज भी किया जा रहा है। आज भी इस तरह की एक्टिविटी होता है, सरकार के द्वारा आज भी किया जाता है। सरकार आचरण फिक्स कर देती है कि ऐसा ऐसा कीजिए। जैसे आप बताइए, आपको आज के संदर्भ में धम्म कहां दिखता है? कोई बता सकता है? आज अगर हम कहें कि आज हम भूल जाएं इतिहास के धम्म को, अशोक के धम्म को भूल जाएं। सर कंपनी में भी कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाया जाता है, हाँ ठीक है। तो आज अगर हम धम्म को कहें, हर एक क्षेत्र में देखा जाता है। भारत जो है, भारत की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें आपको धम्म कहां दिखता है? नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात। सवाल फिर से सुन लीजिए आप लोग। शायद सवाल, प्रश्न को आप लोग समझे नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग राहुलो वादस्तु से लिया गया था ना सर। ये कौन महानुभाव था, बोल करके चले गया। ठीक है, तो धम्म आज हमको कहाँ दिखता है? हाँ बोलो। धम्म हमको दिखता है, आपको धम्म अगर देखना है तो कहां पे मिलेगा? जल्दी बोलो। थोड़ा सा कोई पहुंचा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे। वेरी गुड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और
फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में आपको दिखाई देता है धम्म। ये कौन इतना स्मार्ट बन गया भाई, ये तो काबिले तारीफ है जो इतना आगे बढ़ करके सोच लिया। हाँ, तो डीपीएसपी दरअसल वो राज्य के लिए है, राज्य जो है उसके लिए है, लेकिन प्रजा के लिए है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो रियल में अगर धम्म तो देखना है तो फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लीजिए आप। एक और चीज फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बताता है, जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं सेडिशन, देशद्रोह की बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रभक्त हम किसको माने। जैसे हमारा सेकुलर कंट्री है, हम धर्मनिरपेक्ष, हालांकि ये सेकुलर टर्म ही बेकार है, इसको डालना ही नहीं चाहिए, ये गलत चीज है, जबरदस्ती को डाला गया है। ये अलग विषय है जिस पे हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। सेकुलर कोई सिस्टम नहीं हो सकता, कोई देश नहीं हो सकता है, सिस्टम सेकुलर हो सकता है। और अगर आप सेकुलर हैं देन जो अलग अलग स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल फैसिलिटी दी है वो सब खत्म करना पड़ेगा। तब सबसे पहले तो एक और सवाल आपका काम बना देता है फंडामेंटल ड्यूटीज कि ये राष्ट्रभक्त और देशभक्त किसको माना जाए। तो आपके लिए सब कुछ संविधान ही है। जब थियोक्रेसी था, धर्मतंत्र था, तो वेद सब कुछ था। राजतंत्र का बुनियाद या आधार वेद था, नीति शास्त्र थे, स्मृति ग्रंथ थी। लेकिन अभी जब आप लोकतंत्र में हैं तो संविधान ही सब कुछ है। तो इसीलिए अगर राष्ट्रभक्त और देशभक्त की जब बात की जाएगी, आपसे पूछी जाए कि बताइए हम अपने आप को राष्ट्रभक्त कैसे प्रूफ करें, क्या हम बीजेपी के गुणगान करें, क्या हम हिंदुत्व के गुणगान करें तभी राष्ट्रभक्त कहलाएंगे, क्या हम भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे खोलना पड़ेगा। और याद रखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वही आपका राष्ट्रभक्त का या देशभक्त का सर्टिफिकेट देता है। कितना ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता है? ठीक है, नहीं पता है? हाँ 11th है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी अगर जो फॉलो करता है वो राष्ट्रभक्त है, उसमें सब कुछ है। ठीक है, तो यहां पर आपको धर्म के बारे में जानना है। एक और चीज आपको यहीं पर जानना है जो बहुत अच्छा है, विशेष करके पीटी में भी यहां से सवाल पूछे जाएंगे और ऑप्शनल पेपर मेंस में भी, वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन। एक तरह से देखा जाए तो सिविल सर्विस का एग्जाम, स्टेट पीसीएस का एग्जाम, ये सब यहीं से शुरू हो जाता है। यूपीएससी का एग्जाम और स्टेट पीसीएस का एग्जाम यहीं से शुरू हो जाता है, मौर्यों के समय से। क्योंकि इनका जो ब्यूरोक्रेसी है गांव लेवल से, पंचायत लेवल से लेकर के पाटलिपुत्रा लेवल तक है, और सब में ट्रायल एंड एरर, चेक एंड बैलेंस ये लागू है। इसीलिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखना पड़ेगा। मेंस के दृष्टिकोण से भी, पीटी से भी, यहां से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उन पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक और मेंस के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये इनका जो पद, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाह। ठीक है, नौकरशाह, नौकर भी होते हैं और शाह भी होते हैं, साहब भी होते हैं। साहब तो यही लोग कहलाते हैं ना, इन्हीं के पास पेटेंट होता है साहब कहलाने का। कुछ लोग समाज में साहब कहे जाते हैं, जैसे मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये साहब, यही लोग साहब हैं। तो ये एरिया आपका मौर्यन में पढ़ना है। नेक्स्ट है पोस्ट मौर्यन या उत्तर मौर्य काल। आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ है क्या अभी तक से? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट मौर्यन या मौर्योत्तर काल, इसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से
मेंस में सवाल पूछे जाएंगे। पीटी में कुछ सवाल जो फॉरेन इन्वेजन इस समय से शुरू हो गया, जैसे कि यहां पे अगर देखा जाए तो शक, कुषाण, आप देखेंगे शक, कुषाण विशेष एरिया है जिस पर आपको ध्यान देना है। कुषाणों का जो कल्चर है और शकों का, आपको पता ही कुषाण बौद्ध धर्म के भी थे, बौद्ध धर्म को भी फॉलो करने लगे थे, और कुछ कुषाण वैष्णव धर्म के भी फॉलोअर थे। तो यहाँ पे संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण एरिया है कुषाणों का। शकों का भी संस्कृति कल्चर का जो पार्ट है, जो क्षेत्र है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक और चीज है, यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव भी लिया गया है इन दोनों के समय में, वो है छत्रप सिस्टम, या एक सत्ता पर दो लोगों का शासन। ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहां से मिलना शुरू हो जाता है। तो पॉलिटिक्स में का जो छत्रप सिस्टम है यहां पे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज जो हम लोग अलग अलग प्रोविंस देखते हैं, उस प्रोविंस का जो गवर्नर होता है, जो सेंटर को या यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये आपके लिए जरूरी है मेंस में। हालांकि मेंस में यहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कला पे जरूर या संस्कृति पे यहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसी समय एक और एरिया है सातवाहनों का। सातवाहन, अब ये जो सातवाहन है ये दक्कन में है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। हाँ, कहाँ रहते थे? हाँ, कबीला था। हाँ, चाइना, चीना नहीं, चाइना। हाँ, ये कौन पूछ रहा है? अच्छा नहीं, ठीक है। ये चाइना से यूची कबीले के थे, ठीक है। हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति को भी फॉलो करते थे, वो हम लोग पढ़ेंगे, एंशिएंट आएगा तो वो हम तो सनातन संस्कृति को भी फॉलो करते थे। लेकिन कनिष्क जैसे कुछ ऐसे जो प्रतापी पॉपुलर या रिनॉन्ड रूलर हुए, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे थे, और उन्होंने ही, इन्हीं के समय में बौद्धों की मूर्ति का सृजन शुरू हुआ, और इन्हीं के समय में आर्ट का दो स्कूल, गंधार कला और मथुरा आर्ट, ये दो स्कूल डेवलप हुआ, गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट और गंधार, गंधार आर्ट कुषाणों से, मथुरा आर्ट भी कुषाणों से जुड़ा हुआ है। बौद्धों की मूर्ति, यहीं से भारत के इतिहास में कहा जाता है मूर्ति निर्माण की शुरुआत हुई। सबसे पहली प्रतिमा महात्मा बुद्ध की बनी हुई, जो स्वयं ईश्वर के विरोधी थे, जो स्वयं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उन्हीं की मूर्ति बनाई जाने लगी। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति का निर्माण सृजन हो गया था, लेकिन यहाँ पे स्थापित रूप से एक स्कूल ही डेवलप हो गया, एक विधा ही डेवलप हो गया। वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण एरिया है स्थापत्य कला। क्या बोल रही हो आप? मूर्ति बनाया जाता था, बौद्धों की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी, बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनका आउटलुक होता था मूर्ति का। आप देख करके बता दोगे कि ये मथुरा का बना हुआ कि ये गांधार का। अफगानिस्तान वाला जो गांधार या कांधार है वो बात कर रहे हैं। आज भी, अभी जब तालिबान का रूल आया था तो वहां पे एक बहुत बड़ा मूर्ति हुआ करता था बामियान में, महात्मा बुद्ध का। तो पहली बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो जितना भी मूर्ति था वहां पे बौद्धों की मूर्ति, सब के सब तोड़ दी गई थी, और उस महात्मा बुद्ध की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया था, जो एक विशाल मूर्ति था। वो गंधार कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण था। ठीक है, हाँ 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 हाँ।
अफगानिस्तान जो था बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वो केंद्र कुषाणों का ही डेवलप किया हुआ है, नहीं तो उससे पहले सनातन संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो देखेंगे तो बौद्ध धर्म बड़ी तेजी से फैला था। क्यों फैला था? क्योंकि उसको राज्य का संरक्षण मिल गया था। अशोक जैसे प्रतापी शासक का सलाह बोलो। हाँ, अलग अलग टाइप के हैं। तो ये आज आपके लिए फिर ये है, इसको आप कहीं से भी मिले, इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नया मिले तो आप इसको संजो करके रखिएगा, आपको काम आएगा, मेंस में भी पीटी में भी। गंधार कला, मथुरा कला या कुषाण आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर के बाद, हाँ, इसी में एक सातवाहन था। सातवाहन भी एक आइडियल स्टेट था। ये भारत का सबसे लंबे समय तक एक वंश के द्वारा शासन किया गया। भारत के इतिहास में, भारतीय इतिहास में भारत के शासन का सबसे लंबा शासन प्रस्तुत करता है सातवाहनों का। दक्कन क्षेत्र में था, महाराष्ट्र का क्षेत्र में, और यहाँ पे एक से एक प्रतापी लोग हुए। ये ऐसे लोग थे जो इंटरनेशनल ट्रेड को, कल्चर को, सबको प्रमोट करते थे। तो यहां से सवाल पूछा जाता है, यहां से कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल कम सोशल, सामाजिक, यहां पे जो ध्यान देना है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल, ये 3 डायमेंशन है जिस पर आपको फोकस करना है। सांस्कृतिक, ये बड़ी अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, आपको देखना चाहिए। यहां पे हम लोग बात करेंगे सातवाहनों का। अब यहां से याद रखो, आफ्टर मौर्यन पीरियड भारत में ब्राह्मणों का राजवंश शुरू हो जाता है, और उसका सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है सातवाहनों का। हालांकि शुंग वंश भी था, लेकिन सातवाहन, शुंग, कण्व, सातवाहन, ये सब ब्राह्मण डायनेस्टी है। भारत में हुकूमत शुरू हो जाती है फिर से ब्राह्मण राजवंश की, और इसी दौरान फिर से पुनर्स्थापित किया जाता है सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को। नहीं तो पूरे भारत में जितने तेज गति से बौद्ध धर्म को फैलाया जा रहा था, अगर इस बीच में ब्राह्मणों का राजवंश नहीं आता सत्ता में, दिन आज सनातन संस्कृति खत्म हो जाता है। इसीलिए इतिहास में जब जब परिवर्तन, हाँ, बहुत सारे थे, मुख्य बात बताए। इसीलिए आप इतिहास के जब भी अध्याय पलटेंगे, तो जब भी संकट में राष्ट्र पड़ा तो ब्राह्मणों को आकर के तलवार और बंदूक उठाना पड़ा। चाहे मंगल पांडे की बात करें, चापेकर बांधु की बात करें, सावरकर की बात करें, या आज भी बात करें, तो जब जब पॉलिटिकल या राजनीतिक युग परिवर्तन का दौर आएगा, दिन इनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। इसीलिए हालांकि इनका पेशा नहीं डिसाइड किया गया है, इनका पेशा सिर्फ 2 ही है, ज्ञान और त्याग। ब्राह्मणों का 2 ही काम है, ज्ञान और त्याग। ज्ञान अर्जित करना, उसको वितरित करना, और त्याग, ये 2 गुण अगर है देन आप ब्राह्मण। अब संकट के समय में आपद धर्म बनाया गया है कि आपको सेना में भी भर्ती होना पड़ेगा, आपको हल भी उठाना पड़ेगा, जैसे परशुराम ने हल उठा लिया था। तो संकट के समय, परशुराम ने तलवार उठा लिया था, तो संकट के समय में सब आपको निर्वहन करना पड़ेगा। तो ये संकट का दौर है, ट्रांजिशन पीरियड है एंशिएंट पीरियड का। इस समय से पुनर्व्यवस्था को स्थापित की गई है। बाद में फिर से सत्ता क्षत्रियों के हाथ में गया है, और अलग अलग वर्गों के हाथ में गया है, सभी वर्गों के हाथ में गया है जो जिस जगह पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय के हाथों में, सभी के हाथ में गया है। तो ये टाइम पीरियड भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है गुप्ता पीरियड, जो एंशिएंट टाइम का एक क्लासिकल पीरियड है। एंशिएंट टाइम का क्लासिकल पीरियड है गुप्ता काल या गुप्तों का शासन। अब ये देखो, वैश्यों का रूल शुरू हो जाता है यहाँ पे। आप विवेकानंद की पुस्तक पढ़ोगे तो उन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ब्राह्मणों का, उसके बाद फिर क्षत्रियों का, उसके बाद फिर ब्राह्मणों का, फिर वैश्यों का, और जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो 4th क्लास के लोगों का होगा। ये बात उन्होंने पहले ही बताया। तो ये वैश्यों का रूल है। वैश्य, हाँ, गुप्ता, वैश्य। अब यहां पे कई आपको चीज पढ़ने हैं, जैसे कि सोर्स पढ़ना है, स्रोत। अब ये स्रोत जो है वो संस्कृति का हिस्सा है। स्रोत में क्या क्या आता है? इंस्क्रिप्शन है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिटरेचर है, ये सब है, यानी कि साहित्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, अभिलेख है, ये सब स्रोत
आपके लिए महत्वपूर्ण है कल्चर का सेगमेंट के लिए, पीटी के लिए। मेंस में यहाँ से आपसे कोई विशेष सवाल नहीं पूछे जाएंगे स्रोत पर। दूसरा यहाँ पे जो पूछा जा सकता है स्रोत में, यहाँ पर है आपका साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जिसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही हैं, देसी और विदेशी दोनों ही हैं, ठीक है। फिर अभिलेख है और आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक साक्ष्य है। अच्छा, गुप्तों के काल में धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है जो धर्म केंद्रित नहीं बातें की गई हैं, जिसमें समाज की बात की गई है, अर्थव्यवस्था की बात की गई है, और वो व्यक्ति लिखा है जो किसी धर्म विशेष से ये नहीं रखता है, उन बातों का जिक्र करता है जो समाज, उन बातों की जिक्र करता है जिसमें धर्म का केंद्र नहीं है, जो जहाँ पे धर्म नहीं है। जैसे एक धार्मिक पुस्तक होता है, आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें क्या बात की जाती है? ईश्वर की बात की जाती है, आत्मा की बात की जाती है, जगत की बात की जाती है। ईश्वर, आत्मा और जगत के बीच संबंधों की व्याख्या की जाती है हर एक धार्मिक टेक्स्ट में या रिलीजियस टेक्स्ट में, यही ना बात की जाती है, ब्रह्म, आत्मा और जगत। जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है, चाहे कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, जैन अवेस्ता पढ़े या वेद पढ़े या कोई भी, तो उसमें धार्मिक जो रिलीजियस टेक्स्ट होता है उसमें इन्हीं तीनों चीजों को केंद्र में रखा जाता है। लेकिन जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें क्या बात किया जाता है? समाज के बारे में, कल्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इन सब चीजों पर विशेष फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्रोत में आपको हर एक तरह का स्रोत देखना है। इसी समय आपको फाहियान मिलेगा, इसको देखना है, फाहियान का। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ का जो राजनीति है, राजनीतिक इतिहास, ये देखना है। यहीं पर भारत के सिकंदर है समुद्रगुप्त, पूरे विश्व भारत के विजेता का विजय करता है, हासिल करता है। समुद्रगुप्त के समय में पूरे पाटलिपुत्र के नियंत्रण में दक्षिण भारत से लेकर के कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक पूरा भारत एक सत्ता के नियंत्रण में आ जाता है, एक सत्ता के नीचे आ जाता है। इसीलिए भारत में उसको सिकंदर भी कहा जाता है। और बड़ी मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व का पर्सनालिटी थे समुद्रगुप्त। तो गुप्तों का पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हम इसीलिए इसको क्लासिकल एरा कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक व्यवहार, सब के सब चरम पर था, पीक पर था। इसके बाद से सब डाउनफॉल शुरू हो जाता है, सब में पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको क्लासिकल एरा भी कहा जाता है, स्वर्ण युग, गोल्डन एरा भी कहा जाता है, स्वर्ण युग। क्योंकि इस समय सारी सिस्टम अपने पीक पे पहुंच जाती है। चाहे पॉलिटिक्स हो तो पॉलिटिकल इनिशिएटिव में देखेंगे तो पूरे भारत एक सूत्र में बंध जाता है, एक सत्ता के नीचे। समाज में देखें तो समाज भी कुछ उसी तरह का हो गया। अर्थव्यवस्था देखें तो अर्थव्यवस्था का हाल भी उतना ही बुलंदी पर है, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो चाहे डोमेस्टिक हो। उसी तरह से सोशल, सामाजिक व्यवस्था देखें तो यहाँ पर शांति व्यवस्था है, सामाजिक। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। सब के सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, सब के सभी क्षेत्रों में आपको एक स्टैंडर्ड या मानक मिलेगा। उसके बाद से फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग गोल्डन एरा भी कहते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना। मेंस में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जबरदस्त। प्रीलिम्स में, मेंस में अगर कहीं से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो मौर्यन, गुप्ता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर, ये चार ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अगर कमांड कर लिए तो आपका पेपर फर्स्ट मेंस का, जिसका ऑप्शनल पेपर है, उसको बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और जो संस्कृति का एरिया है, समाज का एरिया है, ये तो आपका जीएस में काम आएगा ही आएगा। क्योंकि आप जब तक से इसको क्लियर नहीं रखेंगे, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर को आप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिस पर आपको गुप्तों में पढ़ना है। उसके बाद आता है लेटर गुप्ता पीरियड।
यहां तक किसी को कुछ पूछना है? और लेटर गुप्ता पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी है वो है हर्षवर्धन का वर्धन काल। हर्षवर्धन आखिरी प्रयास करता है भारत को एकीकृत या इंटीग्रेटेड रखने का। हर्षवर्धन आखिरी वो रूलर है या आखिरी वो शासक है जो देश की समस्त व्यवस्थाओं को केंद्र में रख करके शासन करता है। लेकिन ये भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म से इन्फ्लुएंस हो जाता है। और इसी के समय में आता है वेनसांग, और इसी के समय में होता है 5वां बौद्ध कॉन्फ्रेंस, 5वीं बौद्ध संगति। कहाँ पे? प्रयाग में। प्रयाग में। तो हर्षवर्धन का शासनकाल, एक सवाल पूछा जाता है अक्सर कि हर्ष महान की अशोक महान, दोनों का कंपेयर कराया जाता है। याद रखिए, हर्षवर्धन जो भी कर रहा है वो सब कहीं ना कहीं अशोक से इन्फ्लुएंस होकर के, अशोक से प्रभावित होकर के कर रहा है। तो इसलिए कभी भी तुलना करेंगे तो अशोक को ही महान बनाना है इसके बनिस्पत, इसके तुलना में। तो हर्षवर्धन में आपको इसका जो विजय है, कॉन्क्वेस्ट, राजनीतिक विजय या साम्राज्यवादी विस्तार, वो आपको ध्यान में रखना है। इसका उस समय का पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस क्या है, राजनीतिक परिस्थिति क्या है और कैसे उस पर विजय हासिल करता है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती था हर्ष के लिए। इसको विरासत में कोई ऐसा नहीं मिला है कि पूरे भव्य भारत का नियंत्रण या उसकी बागडोर मिली है। वो छोटा सा शासक रहता है, छोटा सा क्षेत्र का, लेकिन इसके परिवार का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की वजह से इसको अवसर मिल जाता है। उस समय के शक्तिशाली छोटे छोटे क्षत्रपों के यहाँ इसका संबंध था, उसका फायदा उठा करके उसने एक सत्ता हासिल करने की कोशिश की। दूसरा, हर्षवर्धन और बुद्धिज्म, हर्ष एवं बौद्ध धर्म, ये भी महत्वपूर्ण है। हर्ष एवं बौद्ध धर्म, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म को प्रमोट करने लगता है। हर्षवर्धन का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब पीटी में और ये जीएस का मेंस में कल्चर का हिस्सा। सोसाइटी और कल्चर, समाज और संस्कृति आपको देखना है। यहाँ समाज और संस्कृति में कुछ विशेष नहीं है, संस्कृति में कुछ विशेष है, समाज में कुछ विशेष नहीं है। समाज जैसे था वैसे ही है। संस्कृति में थोड़ा सा बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस पड़ा है, देन सांस्कृतिक प्रैक्टिस जो भी है वो थोड़ा सा बौद्ध धर्म के उन्मुख हो जाता है या बौद्ध धर्म से प्रेरित हो जाता है। इसी तरह से इकोनॉमी में भी कोई चेंज नहीं आता है। अर्थव्यवस्था में भी, अर्थव्यवस्था जैसे पहले था उसी तरह से रहता है, थोड़ा पतन ही होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन ही शुरू हो जाता है। तो ये हुआ नॉर्दर्न इंडिया का एंशिएंट पीरियड, उत्तरी भारत का प्राचीन इतिहास। दक्षिण में संगम एरा, जानते हैं आप लोग संगम एरा या संगम काल या संगम पीरियड। दक्षिण में जो महत्वपूर्ण है वो है संगम। हालांकि और भी डायनेस्टी है, लेकिन संगम हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये वाकई में संगम था। संगम एरा में 3 डायनेस्टी है, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, और ये हमेशा ही बने रहते हैं। ये भारत का सबसे एंशिएंट क्लान है या एंशिएंट डायनेस्टी है। जैसे उधर जनपद है, महाजनपद है, उसी तरह से साउथ में ये लोग हैं। चोल, चेर और पांड्य। और दक्षिण का जो कल्चरल आइडेंटिटी आज भी बना हुआ है, इन्हीं के वजह से बना हुआ है। बाद में विजयनगर आता है, बाद में पल्लव आते हैं, बाद में चालुक्य आते हैं, बहुत बाद के हैं वो लोग, लेकिन इन्होंने ही आधार रखा था। दक्षिण भारत का जो संस्कृति आज आपको दिखती है वो इन्हीं का देन है। दक्षिण भारत का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखता है, वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन दिखता है, सब इन्हीं का दिया हुआ है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस समय में जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, संगम लिटरेचर पे सवाल पूछा जाता है, संगम साहित्य पे। क्या है संगम, कोई बता सकता है? संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, बोलो बोलो बोलो।
दक्षिण साउथ लिटरेट यूनियन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो संगम मतलब था कि वहां पे दक्षिण में हर एक साल, हर एक वर्ष जो दक्षिण भारत के जितने भी महान महान पोएटर हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे, उनका एक सम्मेलन होता था और उसमें हर एक राज्य अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करता था, प्रमोट करता था। ये कल्चरल इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा उदाहरण था जो आज भी हम लोग देखते हैं। भारत जैसे जो राष्ट्र की हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट देखना है तो यहाँ पे चले जाइए, आपको पता चलेगा। राष्ट्र का, हालांकि भारत का कॉन्सेप्ट बहुत ही विशाल है, बहुत ही व्यापक है, चाहे आप चाइना में रहिए चाहे अमेरिका में रहिए, लेकिन भारतीय अगर होंगे दिन आपके अंदर राष्ट्र की भावना होगी, क्योंकि आपके अंदर वो कीड़ा घुसा हुआ है जिससे आपको राष्ट्र का भाव महसूस होगा। क्या होता है राष्ट्र और क्या होता है राष्ट्रवाद, अलग विषय है जिस पर बात किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है संगम साहित्य। उसके बाद यहाँ से पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ के सोसाइटी पर, संगम सोसाइटी पे, समाज पर मेंस से सवाल पूछेंगे, पीटी में भी सवाल पूछा जाएगा। लगता है टाइम हो गया है क्या आप लोगों का? धीरे धीरे जा रहे हैं लोग। हाँ, क्या हुआ? संगम साहित्य, संगम क्यों कहा गया? संगम का मतलब होता है कि कई धाराएं आकर के जिस जगह पे मिल जाती है, समागम हो जाती है, उसको संगम कहा जाता है। जैसे प्रयाग, अब वहां पे साहित्यिक समागम होता था, जितने भी कवि हुआ करते थे, साहित्यकार होते थे, सबके सब जमा होते थे और दक्षिण भारत की संस्कृति और साहित्य के विकास में अपना योगदान देते थे, इसीलिए उसको संगम कहा जाता था। ठीक है, क्या? एक मिनट, कोई कुछ? चोल, चेर और पांड्य इनकी राजधानी मदुरई थी। हाँ, मदुरई। तो ये पांड्य डायनेस्टी था जो हमेशा बना रहा, हमेशा इंडिपेंडेंट बना रहा। तो ये हमारा साउथ का एरिया है। इकोनॉमी वगैरह से यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेंस वाले जिनका ऑप्शनल होगा, इकोनॉमी यहाँ पर देख लेंगे, अर्थव्यवस्था, क्योंकि इंटरनेट नहीं 3 डायनेस्टी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी था। देख लो कहाँ पे, जैसे अगर आप भारत को देखोगे तो अगर आप इंडिया को देखो तो ऐसे कुछ था। ये जो एरिया था ये चोलों का था, ये एरिया जो था ये चेरों का था, ये एरिया जो था दक्षिण का ये पांड्य था। ये अलग अलग था, तीनों अलग अलग डायनेस्टी था, एक नहीं था। तीनों, हम ये बोल रहे थे कि ये जो 3 वंश है ये तीनों स्वतंत्र या संप्रभु वंश है, तीनों अलग अलग राजवंश है, एक राजवंश नहीं है। तीनों का अलग अलग क्षेत्र है, पांड्यों का अलग क्षेत्र है, चोलों का अलग क्षेत्र है, चेरों का अलग क्षेत्र है। ठीक है, एक नहीं है, तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों का एक तरह से कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होता था मदुरई में, तीनों ही राजवंश का। इसी को कहा जाता था संगम, क्योंकि तीनों भले ही अलग अलग थे, वो राजवंश अलग अलग था, लेकिन कल्चरल प्रैक्टिस तीनों में एक ही तरह से होता था, संगम होता था। जैसे आज देखो प्रयाग में हमारा संगम लगता है, कुंभ का मेला लगता है ना, जैसे यहाँ पे कुंभ लगता है, उसी तरह से यहाँ पे संगम लगता था। तो संगम में सिर्फ साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि साहित्य से ही समाज का सृजन होता था और साहित्य ही अर्थव्यवस्था, प्रशासन सब की प्रेरणा देता था। तो इसीलिए यहाँ पे साहित्यिक समागम होता था, लिटरल कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये रिलीजियस संगम है। अब यहाँ पे दुनिया भर के, भारत के हर एक जगह के लोग आते हैं। प्रयाग में लगता है जो कुंभ का मेला, कभी नासिक में भी लगता है, कभी हरिद्वार में भी लगता है।
ये टाइम पीरियड 300 बीसी से शुरू होता है, 300 बीसी से, जब आपके यहाँ हाँ, तो ये आगे निरंतर रहता है, खत्म नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस तो आज भी चल रहा है, इतिहास में कर दिया गया खत्म हो गया, खत्म नहीं होता, वो चलते हैं। साहित्य कवियों का सम्मेलन होता था। संगम का मतलब होता है कवियों का सम्मेलन। जो भी साहित्यकार थे, कवि थे, उनका सम्मेलन होता था, कॉन्फ्रेंस होता था। अब मान लो कि आपको पता है कि समाज का जो आईना होता है या समाज का जो पथ प्रदर्शक होता है वो कौन होता है? इंटेलेक्चुअल होता है। और इंटेलेक्चुअल कौन होता है? यही लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। आज के संदर्भ में इंटेलेक्चुअल कौन है? या तो लॉयर, मीडिया वाले, पत्रकार, ये लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। साहित्यकार, ये सब इंटेलेक्चुअल है। तो उस समय के साहित्यकार ही इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। और ये इंटेलेक्चुअल लोगों का कॉन्फ्रेंस था संगम। और इंटेलेक्चुअल लोगों का कोई राज्य का सीमा नहीं होता है। आज भी दो देशों के बीच में युद्ध होते रहता है और दोनों देश के इंटेलेक्चुअल मिलकर के एक अलग कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि वही दिशा निर्धारित करते हैं कि देश और समाज और संस्कृति किधर जाएगा। उनको युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो ये संगम कोई राज्य के सीमा में बंधा हुआ नहीं था। तीनों ही राज्य के बड़े बड़े पोएटर या कवि, साहित्यकार मिलते थे, मिल करके समकालीन विषय पर चर्चा करते थे, साहित्य सृजन, अपनी उपलब्धियों को बताते थे और समाज को दिशा देते थे। एक्सचेंज करते थे अपने नॉलेज को, शेयर करते थे अपने नॉलेज को। उधर कहां पहुंच गई अभी? पांडे तो थे ही, पांडे तो हैं ही, हमेशा रहे हैं। पल्लव आए चाहे चालुक्य आए, पांडे तो हमेशा रहे हैं। छोटे से क्षेत्र में सिमट करके रह गए हैं। अब मेन जैसे कि आज देखो कांग्रेस खत्म हो गया है, कुछ राज्यों में है, लेकिन कांग्रेस तो बचा हुआ है ना। फिर एक दिन आ जाएगा मेन स्ट्रीम में, यूनियन पॉलिटिक्स में। उसी तरह से ऐसा नहीं कि इनका वंश खत्म हो गया, वंश तो है ही। जैसे ही वंश में कोई प्रतापी शासक आया, कोई अच्छे व्यक्तित्व वाला आया, देन वो अपना सत्ता फिर से हासिल कर लेगा, पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, देन उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन वो तो हैं ही, बने ही हुए हैं, छोटे छोटे क्षेत्र में बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। क्या लिखी है? ठीक है, कंफ्यूज मत हो, जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि सारा कुछ खुल के दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ऊपर ऊपर की बातें दी होती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। एनसीईआरटी में डेप्थ नहीं इंफॉर्मेशन होता है, ऊपर ऊपर की बातें होती है। नहीं, ये सब है, बना हुआ है। ऐसा नहीं कि खत्म हो, आज भी है इनकी, आज भी इनका वंश चलता है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। आज क्या श्री राम का वंशज नहीं है? आज भी श्री राम के वंशज है। आज पैगंबर मोहम्मद के वंशज नहीं है? आज भी उनके वंशज है, लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। आज भी पैगंबर मोहम्मद के वंशज है, आज भी श्री राम के वंशज है, आज भी उनकी पीढ़ी चल रही है। वो थोड़े ना खत्म हो गया। आज भी गांधी के वंशज है, आज भी चापेकर के वंशज है, आज भी नेहरू के वंशज है, सबके, मुगलों के भी हैं, मुगलों के भी। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या करते हैं बताओ? कॉन्फ्रेंस में, आज मॉडर्न कॉन्फ्रेंस होता है ना, सम्मेलन, क्या करते हैं हम लोग उस सम्मेलन में? क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो ये दरअसल धर्म संसद था, धर्म सम्मेलन था। आज भी धर्म संसद आयोजित होता है। तो ये दरअसल धर्म सम्मेलन था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को जिक्र किया जाता है, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ विवाद है, तो सामने आता है और वहां पे फैसला लिया जाता है। जैसे दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म अलग हो गया, आप लोगों को याद होगा। तो वो जो भी समस्या है, जो भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, वो उस सम्मेलन में मिल करके किया जाता है, कोई भी सम्मेलन। तो सम्मेलन में यही होता है, डिस्कशन होता है। कोई इशू है जिसके लिए सम्मेलन किया गया, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, देन उस पर फैसला लिया जाता है कि क्या हमको करना है। किसी भी सम्मेलन की बात करें तो पार्टी भी सम्मेलन करती है। आज भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अखिल भारतीय सम्मेलन करती है समय समय पर। देखिएगा क्या करती है, यही करती है, विचार करती है क्या कमी है, क्या
स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे इसमें सुधार किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उस पर चर्चा किया जाता है। तो ये हुआ आपका एंशिएंट पीरियड का एरिया, जो पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना है। अब आप इसको जितना जल्दी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ये महत्वपूर्ण कोर एरिया है। आपका आवाज बहुत अजीब तरह का आता है, हमको क्लियर नहीं सुनाई देता है, पता नहीं। क्या पूछ रही है? किसी को सुनाई दे रहा है? किसी को सुनाई दे रहा है? क्या पूछ रही है? किसी को भी अगर सुनाई, हाँ आराम से, हाँ थोड़ा सा आराम से बोलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आता है, नहीं तो अजीब तरह का आता है, क्लियर नहीं आता है। हाँ, या तो फिर से लॉगिन कर लो, देख लो, फिर से लॉगिन कर लो, ठीक हो जाए। आवाज अगर फिर से लॉगिन कर सकती है तो कर लो, हम लोग 2 सेकंड वेट कर लेते हैं, आवाज क्लियर आ जाएगा आपका। हाँ धीरे बोलोगी तो सुनाई देगा। हाँ थोड़ा सा ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये है एंशिएंट पीरियड का चैप्टर जिसमें आपको फोकस करना है। अब अगर आप पढ़ेंगे जब भी एंशिएंट का कोई भी टेक्स्ट, कोई भी बुक, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। याद रखिए, जब भी आप तैयारी कीजिए किसी भी पेपर का, आपके पास क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो। सामने सिलेबस और क्वेश्चन बैंक, ये 2 चीज होना चाहिए, तब आपका बुक जो भी पढ़ रहे हैं आप। अभी कोशिश कीजिए नोट्स पे ज्यादा डिपेंड मत होइए, फूल के भी। अभी आप लोगों के पास टाइम है, इसलिए नोट्स जो होता है वो ब्रीफ में होता है, कंसाइज होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए नोट्स पे अभी डिपेंड नहीं होना है। भूल के भी नोट्स के पीछे मत भागना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये एक बात याद रखना है, क्योंकि नोट्स जो होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है और जो महत्वपूर्ण बातें होती है बस उसी की चर्चा की जाती है, और वो सीधे आपके यहाँ पे वो एक तरह से समझ लो ड्राई फैक्ट की तरह होता है, जो डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत होता है। बहुत लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं नोट्स के चक्कर में। बहुत गलत स्ट्रेटेजी है नोट्स के पीछे नहीं पागल होना है। नोट्स उसके लिए है जिसका प्रिपरेशन हो गया है, जिसका फंडामेंटल क्लियर है और इसको रिवीजन करना है। तो वो नोट्स अपने से नहीं बनाया है या नहीं है तो दूसरे का नोट्स ले सकता है। करेंट अफेयर्स में नोट्स काम आता है आपका। हम बताएंगे कि कौन सा नोट्स पढ़ना जरूरी है, कौन सा नोट्स से आप मदद ले सकते हैं। अभी नहीं, अभी किसी को हम नोट्स पढ़ने की सलाह नहीं देंगे। अगर अभी आपको कुछ पढ़ना है देन टेक्स्ट बुक पढ़िए, आपके पास टाइम है। पूछो, कोई पूछ रहा था अभी, क्या पूछ रहे थे? अच्छा, मौर्य समझ में नहीं आया? मौर्य जो किताब है, किताब हर एक विषय का अपना अपना किताब है। एंशिएंट का, मिडाइवल का, मॉडर्न का, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ आप कह सकते हैं कि अच्छे ऑथर का या अच्छा किताब है, उसकी एक एक किताब को पढ़ना है। नोट्स पे नहीं डिपेंड होना है। चंद्रगुप्त मौर्य का फेमस वॉर, युद्ध, फेमस युद्ध किसको कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य का फेमस युद्ध कहां पढ़ी तुम? क्या बोल रही है? अच्छा ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का एरिया आपका ये कंप्लीट हुआ। एंशिएंट हिस्ट्री में इतना ही आपको जानना है। विशेष करके जो जीएस वाले हैं कल्चर सोसाइटी पे फोकस करेंगे, यहाँ से सवाल आपके पूछे जाएंगे और ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। जितने भी कल्चरल प्रैक्टिस है सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म का, यहीं पे है, यही खजाना है। उसके बाद मिडाइवल पीरियड शुरू हो जाता है। मिडाइवल पीरियड में भी हालांकि एंशिएंट पीरियड का कंटिन्यूटी है, लेकिन ज़्यादातर इस्लामिक कल्चर यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर भी मिडाइवल पीरियड भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी उतने ही नंबर हासिल किए जा सकते हैं जितने एंशिएंट में और जितने मॉडर्न में। ये भ्रम निकाल दो कि मिडाइवल से कम नंबर मिलता है,
अक्सर लोगों को सुने हम कहते हुए कि मिडाइवल पे कम नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिडाइवल पे भी नंबर मिलता है। आपको लिखना है यूपीएससी स्टाइल में, बस एकेडमिक स्टाइल से बाहर निकल करके यूपीएससी पैटर्न पे अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं देन सब पेपर में हर एक सेक्शन में नंबर मिलता है, ये निकाल दो। तो मिडाइवल पीरियड या मध्यकाल, मध्यकाल आपको पता ही है, दो है, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कब से कब तक है? तो दरअसल इसकी शुरुआत 650 एडी से शुरू हो जाता है और 1200 तक चलता है। अब ये पूर्व मध्यकाल में दरअसल आप देखेंगे तो भारत में कोई, जो अक्सर टीवी डिबेट में सुनते होंगे आप लोग, कि राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी, भारत कभी यूनाइट नहीं था, ये इसी समय में। नहीं तो जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में था, राष्ट्र की संकल्पना थी, एक सत्ता था, एक पॉलिटिकल सेंटर था, एक कल्चरल सेंटर था, एक इकोनॉमिकल हब था, वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पूरे भारत का केंद्र हुआ करता था, धुरी हुआ करता था, राजनीति का, संस्कृति का, समाज का, धर्म का, सबका। श्रेया, आप अलग अलग नंबर से ज्वाइन करती हो। श्रेया, श्रेया आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है, आप 30, अच्छा 2-3 बार आप निकल गई शायद। हाँ, तो ये जो मिडिल एरिया है इस पे भी बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, यहाँ पे भी बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मजा वाला एरिया है। यहाँ पे लड़कों को कंफ्यूजन हो जाता है, पता क्या है, पॉलिटिकल इसका हिस्ट्री पढ़ने में, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री से बहुत कम ही सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पूछा जा सकता है इस टाइम पीरियड में, सबसे पहला पूछा जाएगा प्रतिहारों के बारे में, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहारों का इसी समय है। अगर आप देखें तो दक्षिण में अगर बात करें, सॉरी उत्तर में अगर बात करें, तो जहां उत्तर भारत के राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिहार, वहीं ईस्टर्न में है पाल। अगर आप भारत को देखें, हाँ बोलो, क्या बोल रही आप? री लॉग इन करो पहले। कौन बोल रहा है? नीतू, नीतू बोल रही है ना? नीतू बोल रही, अच्छा तुम ईयरफोन लगाए, अच्छा ठीक है, ठीक है। आप क्या पूछ रही हो नीति, क्या पूछ रही हो आप? मिडाइवल पीरियड 650 एडी से शुरू होता है, प्री मिडाइवल, और 1200 एडी तक चलता है। प्री मिडाइवल, पूर्व मध्यकाल, और उसके बाद मिडिल एज शुरू होता है, मध्यकाल, 1206 से लेकर के आप कह सकते हैं 1757 तक, ये मध्यकाल है। अभी हम प्री मिडाइवल पीरियड की बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल की। पूर्व मध्यकाल में बोलो, हाँ 1200 तक, 1200 या 1206 तक, जो भी रखें। उसके बाद मिडाइवल पीरियड, लेटर मिडाइवल है, मिडाइवल पीरियड, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, जैसे पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, आप लोग पढ़े हैं ना, तो ये पूर्व है और ये मिडाइवल पीरियड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सोवरेन स्टेट या इंडिपेंडेंट स्टेट डेवलप होता है, विकसित होता है। उत्तर में है प्रतिहार, जिसका केंद्र है कन्नौज, पूरब में है पाल, और दक्कन में है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल। अब इन तीनों का ट्री पार्टी स्ट्रगल होता है, तीनों आपस में लड़ते हैं। काहे के लिए? कन्नौज पे। इसके अभी भारत की धूर हो जाता है, पॉलिटिकल धूर या पॉलिटिकल फोकल सेंटर, वो हो जाता है कन्नौज। अब यहां पे जिसका नियंत्रण हो गया, देन पूरे भारत की सत्ता का नियंत्रण उसके हाथ में हो गया। और इस पर नियंत्रण करने के लिए, और इसलिए क्योंकि भारत का सबसे फर्टाइल रीजन है, ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उस समय उद्योग
और व्यापार का इस समय ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि लेटर गुप्ता पीरियड में भारत का इंटरनेशनल ट्रेड पतन की ओर चले जाता है और भारत एक क्लोज सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, बंद समाज में परिवर्तित हो जाता है। विश्व समुदाय से इसका कनेक्शन, हाँ हम ये बोल रहे थे कि पूर्व मध्यकाल को हम मध्यकाल इसलिए क्यों कहते हैं, हम मिडिल एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय भारत क्लोज सोसाइटी, बंद समाज में परिवर्तित हो जाता है। इसका विश्व समुदाय से कनेक्शन कट जाता है। इससे पहले तक विश्व समुदाय के साथ भारत जुड़ा हुआ था, देन नॉलेज का एक्सचेंज होता था, ट्रेड का एक्सचेंज होता था। यहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। सर मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। सर किस चीज का क्लास स्टार्ट होने वाला है? क्लास है अभी आप लोगों का? अगर इस क्लास है, अच्छा मेंटोर क्लास, ठीक है तो जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाला है। जिसका क्लास स्टार्ट होने वाला है वो जा सकता है, ठीक है। तो भारत इस समय बस इसी प्री मिडाइवल पर चर्चा करके हम लोग फिर इसको बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो इस टाइम में क्या होता है कि भारत पूरी तरह से बंद हो जाता है, बाहरी देशों से इसका संपर्क खत्म हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि सब कुछ बंद हो जाता है। इसी समय सोसाइटी में बैड प्रैक्टिस शुरू होता है। आप कह सकते हैं कि कुरीति, आप जिस कुरीति की बात करते हैं वो यहीं से शुरू हो जाता है। अंधविश्वास यहीं से शुरू होता है, रूढ़िवाद यहीं से। क्या बोल रही हो? क्या पूछिए आप फिर? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? विश्व समुदाय से क्यों कट गया था, ये पूछ रही हो? हाँ, तो इसके कई कारण थे। एक तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज नहीं रह गया था, राजनीतिक अस्थिरता थी। और हमने बताया भी है कि जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता होगा वहां पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। क्या है? क्योंकि हर एक राज्य सिर्फ और सिर्फ युद्ध करने पे पड़ा हुआ है। उसको व्यापार और वाणिज्य से कोई मतलब नहीं है, समाज और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, खाली युद्ध और दूसरे के क्षेत्र पर विजय। बंगाल में नहीं, कन्नौज पे प्रतिहार, बंगाल में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। यहां पे बंगाल में प्रतिहार नहीं, बंगाल में पाल, कन्नौज में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? प्रतिहार और हम लोग पढ़ेंगे। मतलब उत्तर भारत का जो दक्षिण में राष्ट्रकूट, ये तीन पावरफुल, दक्षिण का मतलब दक्कन का क्षेत्र, पूरे प्योर दक्षिण नहीं, दक्कन का क्षेत्र, ठीक है। नर्मदा ताप्ती नदी के क्षेत्र तक ये जो एरिया दक्कन जिसको कहा जाता है, दक्कन एरिया, दक्कन प्लेटो भी कहा जाता है, लावा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये ज्योग्राफी का भी बहुत लाइट वाला टॉपिक है, लाइमलाइट एरिया है। यहाँ पे ज्वालामुखी का साक्ष्य आपको आज भी मिलता है। यहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें कपास की खेती की जाती है। यहाँ पे कभी ज्वालामुखी उद्वेलन हुआ था। ये एरिया, तो दक्कन ये और ये उत्तर भारत की राजनीति की अगर बात करते हैं, यहाँ पे इस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और स्थिरता है, आपस में लड़ते रहते हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन पर इनका ध्यान नहीं जाता है। इसके वजह से ये क्लोज हो जाते हैं, असुरक्षा का भाव चले जाता है। तो यहीं पर दूसरी ओर क्या देखा है कि इधर सिंध के क्षेत्र में इस्लामिक रूल भी शुरू हो जाता है, मुसलमानी शासन। उत्तर में भी जितने भी हिंदू शाही राजवंश है वो सब के सब आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज नहीं है। इसके वजह से समाज पूरी तरह से दुनिया से, भारतीय समाज और संस्कृति दुनिया से कट जाता है और नॉलेज एक्सचेंज, ट्रेड, ये सब बंद हो जाता है। और जितने भी बैड प्रैक्टिस है, रूढ़िवाद, कुरीति, अंधविश्वास, सब कुछ यहीं से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। पर्दा, बाल विवाह, इस तरह की सती, सब कुछ अब यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी हम लोग ये करते हैं। भारतीय संस्कृति की जब आलोचना करते हैं तो इसी समय की जो बैड प्रैक्टिसेस है इसी पे करते हैं। उससे पहले आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, न तो बाल विवाह, न तो सती, न तो विधवा, इस तरह का कुछ भी। हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? आखिर ये किसी का नहीं होता, बाद में गढ़वालों के हाथ में चले जाता है।
गढ़वाल, गढ़वाल। हाँ आओ, उभरेंगे हम लोग, बाद में बात करेंगे। वो मिडिल एज में आएगा, अभी हम लोग प्री मिडाइवल एज पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्री मिडाइवल एज। हाँ हाँ हाँ। अब हमको लगता है टाइम ज्यादा हो गया, सभी लोग जाने की जाना चाहते हैं, तो आज हम लोग यहीं रख। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैसेज कर देंगे हम, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटा पढ़ लिया, अब आप लोग का भी एक कैपेसिटी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पे फिर बात करेंगे, और ये सब कुछ आपको, आपका जब क्लास होगा रेगुलर क्लास, तो ये सब आएगा, सब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और वहां पे हम लोग क्वेश्चन भी देखते चलें। ये कौन पूछ रहा है? अच्छा राहुल, राहुल गए नहीं अभी तक से? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इस वीक तो होगा नहीं, अगर वहां पे होगा तो अगले ही वीक होगा। हाँ बोलो।